कंपनी ऑडिट के चैप्टर से वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक रिगार्डिंग कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, किसको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग, राइट. सो बिगिनिंग विद द डेफिनेशन, व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट एक ऑडिट प्रोसेस है. क्या है? एक ऑडिट प्रोसेस है जो वेरीफाई करता है. क्या वेरीफाई करता है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर करते हैं तब उस चीज़ का क्या क्या कॉस्ट होता है, या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स एज रिगार्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ, या तो मटेरियल का यूज़ करते हैं या लेबर या अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट मेंटेन्ड बाय द company. So what is cost audit? It is an audit process for verifying the cost of manufacture or production of any article on the basis of accounts as regards utilization of material, labor, other items of cost maintained by the company. तो ये जो ऑडिट कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट किया जाता है सेक्शन 48 के तहत, वो इन एडिशन टू ऑडिट अंडर सेक्शन 143 होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंपनीज. वो साथ ही साथ ऑर्डर दे सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनी जो इंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, और डायरेक्ट कर सकता है दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट शैल बी इंक्लूड होने चाहिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दैट इज़ बीइंग केप्ट बाय दैट क्लास ऑफ कंपनी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ें ऑर्डर कर सकती है, जैसे कि पर्टिकुलर्स डालो कि कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट आप यूज़ करते हो, वो भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करोगे, राइट. नेक्स्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड. तो कॉस्ट रिकॉर्ड में ये सब मेंटेन इंक्लूड करने की ज़रूरत हो सकती है. तो किन कंपनीज़ को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत है? कंपनीज़ जो एंगेज्ड है. क्या बोला मैंने? कंपनीज़ जो एंगेज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, या तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज जिसका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी सर्विसेज, सबको मिला के अगर उनका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उन कंपनीज़ को रिक्वायर्ड है कि वो इंक्लूड करे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो कंपनीज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैविंग ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ₹35 crore or more during the immediately preceding financial year is required to include cost records in their books of अकाउंट्स. इन दीज कंपनीज, जिन कंपनीज को कॉस्ट, ये ओवरऑल टर्नओवर ऑफ 35 करोड़ और मोर एप्लीकेबल है, उन कंपनीज़ में फॉरेन कंपनीज़ भी इंक्लूडेड है. लेकिन एक्सक्लूड करते हैं वो कंपनीज जो क्लासिफाइड की गई है माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज एज इंक्लूडिंग एज पर द टर्नओवर क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006. तो ये जो कंपनीज़ है, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है, उनको डिवाइड किया गया है इनटू द रेगुलेटेड सेक्टर्स एंड द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स. ठीक है. अभी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे करोगे, कहाँ करोगे? सो एवरी कंपनी अंडर दीज रूल्स, कंपनी के साथ साथ उनकी यूनिट्स, उनके ब्रांचेस देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म नंबर CRA1. तो कौन से फॉर्म नंबर में वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे? CRA1. कंपनी, उसकी सारी यूनिट और सारी ब्रांचेस देयर ऑफ मेंटेन करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1. जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किए जाने चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ मैनर, ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि कैलकुलेट कर पाए वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्जिन फॉर ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर on monthly, quarterly or half yearly or annual basis. On monthly, quarterly or half yearly or annual basis, right? So this is maintenance of cost records. साथ ही साथ ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा कि whether maintenance of cost record अगर specified किया गया है by central government, तो वो such accounts and records have been so maintained, वो भी रिपोर्ट करेगा. ठीक है. So this is all about maintaining cost records. मेंटेन करना चाहिए इन फॉर्म नंबर CRA1 एंड मेंटेन किया जाना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्जिन फॉर ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस. अभी कॉस्ट ऑडिट
ये बात हो गई कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। 35 करोड़ और मोर के ऊपर हुआ तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। कॉस्ट ऑडिट अब किन किन को एप्लीकेबल है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर ऑफ कंपनीज आर एज फॉलोज। अगर रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं, राइट, so classes of companies specified under regulated sectors are required to get its cost records audited if overall annual turnover of a company from all of its products and services during the immediately financial year is 50 crore or more, या aggregate turnover of individual product or services for which cost records are required to be maintained is rupees 25 crore or more। तो regulated में सेक्टर्स में क्या लिमिट्स होंगे? 50-25 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर और 25 करोड़ और मोर। 50 करोड़ इज़ फॉर ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। 25 करोड़ और मोर इज़ फॉर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। अगर हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, उनको आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड इफ अगर उनका ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 100 crore or more and aggregate turnover of individual products or services, aggregate turnover of individual products or services for which cost records are required to be maintained is rupees 35 crore or more। तो हमारे लिमिट्स इधर क्या बनते हैं? रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए 50 करोड़ और मोर या 25 करोड़ और मोर, एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए 100 करोड़ और मोर और 35 करोड़ और मोर। तो 50, 25, 100 एंड 35। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड और किनको कब एप्लीकेबल होगा कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है? ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड करेगा। और रेम्यूनरेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय मेंबर्स। नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल। तो बोर्ड जब ये कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट करता है वो होना चाहिए, that is the appoint an auditor within 180 days of the commencement of the every financial year. What? 180 days of the commencement of every financial year. However, before such appointment is made, रिटर्न कंसेंट। अपॉइंटमेंट करने से पहले आप क्या करोगे? आप रिटर्न कंसेंट लोगे ऑफ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ सच अपॉइंटमेंट और सर्टिफिकेट लोगे फ्रॉम हिम शैल बी ऑब्टेन। सो रिटर्न कंसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ सच अपॉइंटमेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम शैल बी ऑब्टेन। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कब करोगे? विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। और अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट लोगे। सर्टिफिकेट जब आप लेते हो तो उसमें कॉस्ट ऑडिटर क्या क्या चीज़ें सर्टिफाई करेगा कि अगर इंडिविजुअल या फर्म एज द केस में भी कि वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट और नॉट डिस्क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द कंपनी एक्ट और द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेड एक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। अगर इंडिविजुअल और बोलेगा कि इंडिविजुअल फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है द क्राइटेरिया जो सेक्शन 141 में प्रोवाइडेड है। जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, प्रपोज्ड है, तो इसलिए प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है वो विद इन द लिमिट है लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। और अगर लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट एज डिस्क्लोज्ड, जो सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज किए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर है। तो आई होप इट इज क्लियर। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉस्ट ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट एज डिस्क्लोज इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो ये सारी 4 चीज़ें सर्टिफिकेट में सर्टिफाई करेगा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने से पहले। नेक्स्ट, अभी अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया है कॉस्ट ऑडिटर को। अभी बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, अभी कंपनी क्या करेगा? कंपनी इन्फॉर्म करेगा उस कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न को ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एज सच। कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगा कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है और साथ ही साथ फाइल करेगा एक नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस फाइल करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर in which such appointment is made or within a period of 180 days of the commencement of financial year whichever is earlier through electronic mode inform CRA2
तो अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, कौन से फॉर्म में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करते हो ये चीज़ CRA 2 में अलॉन्ग विद द फी प्रिस्क्राइब। सो आई होप इट इसके कंपनी क्या करेगा, कंपनी पहले तो इन्फॉर्म करेगा कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न को ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एज सच, और फाइल करेगा एक नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच सच अपॉइंटमेंट इज मेड, और विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग के अंदर या 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर के अंदर वो फाइल करेगा एक नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन्फॉर्म CRA 2 अलॉन्ग विद द फी प्रेस्क्राइब। और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं वो शैल कंटिन्यू इन सच कैपेसिटी। कब तक वो कंटिन्यू करेगा, टिल द एक्सपायरी ऑफ द 180 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। तो उसका कंटिन्यूइंग पीरियड कब तक रहेगा, टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये हो गया रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अपॉइंट करेगा 180 days के अंदर, सर्टिफिकेट और रिटर्न कंसेंट लेगा, सर्टिफिकेट में ये 4 चीज़ें सर्टिफाई करेगा, फिर कंपनी इन्फॉर्म करेगा और नोटिस फाइल करेगा CG के साथ 30 दिन के अंदर ऑफ बोर्ड मीटिंग या 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज योर फॉर्म CRA 2 के अंदर, और कंटिन्यू करेगा इन द कैपेसिटी टिल एक्सपायरी ऑफ 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। अभी कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव करना है तो आप वो कैसे करोगे, द कॉस्ट ऑडिटर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, लेकिन कब रिमूव कर पाओगे, ओनली आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कॉस्ट ऑडिटर एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर सच रिमूवल इन राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग सच रीजंस फॉर रिमूवल इन राइटिंग। और रिमूव करने के बाद CRA 2 में फाइल करेगा फॉर इंटीमेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर ऑडिटर दैट शैल एनक्लोज द रेलिवेंट बोर्ड रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो क्या होगा, any casual vacancy in the office of the cost auditor where due to resignation, death or removable shall be filled by board of directors। board of directors fill करेगा ये casual vacancy 30 दिन के अंदर of occurrence of such vacancy, और कंपनी ये बात इन्फॉर्म करेगा CG को इन CRA 2 विद इन 30 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो बोर्ड 30 दिन के अंदर ये वैकेंसी फिल करेगा और कंपनी 30 दिन के अंदर CRA 2 में इन्फॉर्म करेगा CG को ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कौन डिटरमाइन करता है, मेंबर्स डिटरमाइन करते हैं सब्सिक्वेंटली, हमें पता है। बट यहाँ पे भी 2 केस है। इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑडिट कमेटी तो क्या होगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा इंडिविजुअल को जो हो सकता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट या फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगा रेम्यूनरेशन ऑफ सच कॉस्ट ऑडिटर। तो रेम्यूनरेशन जो रेकमेंड किया गया है बाय द ऑडिट कमेटी शैल बी कंसिडर्ड एंड अप्रूव, उसको कंसिडर और अप्रूव किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर सब्सिक्वेंटली इन द एंड रैटिफाई किया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स। सिमिलरली इन केस ऑफ अदर कंपनीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, बोर्ड अपॉइंट करेगा इंडिविजुअल को एज अ कॉस्ट ऑडिटर और रेम्यूनरेशन ऑफ सच ऑडिटर बोर्ड विल डू इट एंड रैटिफाई किया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी सब्सिक्वेंटली। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो कॉस्ट ऑडिटर बनाएगा फॉर विच ही वॉज अपॉइंटेड, इट हैज़ टू बी सबमिटेड टू 2 people। सबमिट होना चाहिए टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ, पहले तो कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कम्युनिकेट करेगा ऑफ द कंपनी और फिर कंपनी कम्युनिकेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जब कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद हिज रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशंस एंड सजेशंस इफ एनी, किस फॉर्म नंबर में वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करेगा, CRA 3, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CRA 3, और साथ ही साथ फॉरवर्ड करेगा द रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द company within 180 days from the closure of the financial year to which such report released। and जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट सबमिट किया था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर करेगा, एग्जामिन करेगा सच रिपोर्ट को, पर्टिकुलरली एनी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेन देयर इन, राइट।
तो आई होप इट इज़ क्लियर। जब आप सबमिट कर रहे हो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, कॉस्ट ऑडिट शैल सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट along with his reservations, qualifications, observations and suggestions. If any informed CRA 3, he shall forward his report. He will forward this report to the board within 180 days from the closure of the financial year to which the report relates, and also board of directors shall consider and examine such report, particularly any reservation or qualification contained therein. फिर कंपनी क्या करेगा, कंपनी फिर within 30 days from the date of receipt of the cost audit report furnish करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को with such report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein in CRA 4 and XBRL format. तो जब कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को सबमिट करता है रिपोर्ट, इट इज़ इन CRA 3, और जब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है इट इज़ इन CRA 4. कंपनी जिसको एक्सटेंशन मिला है ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग AGM may file CRA 4 within the resultant extended period of filing the financial statements. If after considering the cost audit report, the information, the explanation furnished by the company, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ओपिनियन में है कि उसको और इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इट मे कॉल फॉर सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ, and the company shall furnish the same within the such time as may be specified by the central government. तो I hope it is clear कि जब आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते हो, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर इन केस ऑफ सबमिटिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इन केस ऑफ सबमिटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट. फ्रॉड की रिपोर्टिंग जैसे नॉर्मल ऑडिटर को एप्लीकेबल है, वो मुटाटस मुडेंडस कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल है और सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी एप्लीकेबल है. अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन से 3 केसेस है जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते, लागू ही नहीं होते. या सो द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी विच इज़ कवर्ड अंडर रूल 3. एंड किस किस को एप्लीकेबल नहीं है, whose revenue from exports in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue. तो क्या लिखा गया इस इधर, रेवेन्यू जो उनका रेवेन्यू है फ्रॉम एक्सपोर्ट्स वो भी फॉरेन एक्सचेंज में is 75% of total revenue. So revenue from exports and foreign exchange exceeds 75% of total revenue who is operating from a special economic zone, क्योंकि उनको exports के लिए ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और which is engaged in the generation of electricity for captive consumption through captive generating plant, which is engaged in generation of electricity, which is engaged in generation of electricity for captive consumption through captive generating plant. तो इन 3 केसेस में cost audit rules अप्लाई नहीं करते. So the requirement of cost audit under these rules shall not be applicable to a company which is covered under Rule 3 and whose revenue from export and foreign exchange exceeds 75% of its total revenue, who is operating from a special economic zone, who is engaged in generation of electricity or for captive consumption through captive generating plant. पीनल प्रोविजंस जो होंगे वो सेक्शन 147 में डिस्कस किए होंगे कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी या एवरी ऑफिसर या कॉस्ट ऑडिटर तो उनको क्या फाइन लगेगी. सो लेट्स क्विकली रिवाइज की पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस अंडर सेक्शन 147. तो 147 क्या बोलता है, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया है कोई भी प्रोविजंस, दैट इज 139 to 146 बोथ इंक्लूसिव, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़ और विच शैल एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़, और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी 10,000 रुपीज़ मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़. जहाँ पे ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया है कोई भी प्रोविजन अंडर सेक्शन 139, 144 और 145, द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल same which shall not be less than 25,000 rupees or which may extend to 5 lakh rupees. addition किया है, और 4 times the remuneration of auditor whichever is less. राइट. नेक्स्ट क्या है, अगर ऑडिटर कॉन्ट्रावेंट करता है सच प्रोविजंस नोइंगली, विलफुली, with the intention to deceive the company, its shareholders, creditors, tax authorities, shall be punishable with imprisonment. तो knowingly करे तो imprisonment भी होगा, fine भी होगा. Imprisonment for a term which may not extend to 1 year, fine which shall not be less than 50,000 rupees which may extend to 25 lakhs
रुपीज़ और द 8 times द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस. तो नोइंगली अगर करता है, imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine which shall not be less than 50,000 or which may extend to 25 lakh rupees और 8 times the remuneration of auditor whichever is less. ऊपर देखोगे नॉर्मल इट इज़ 4 times the remuneration of auditor. नोइंगली करोगे तो, विलफुली करोगे, इंटेंशनली करोगे तो 8 times the remuneration of auditor. So 25 से 50, 5 लाख से 25 लाख, राइट. सो दिस इज द केस. अगर ऑडिटर कॉन्विक्ट किया गया है एज पर द अबाउट 2 points डिस्कस, he shall be liable to refund the remuneration received by him to the company and pay for damages to company statutory body, authorities, members or creditors of the company for loss arising out of incorrect or misleading statements for particulars made in his particular audit report. तो refund करेगा remuneration अगर वो convict किया गया है, और pay for damages करेगा to these bodies for loss arising out of incorrect or misleading statements for particulars made in the audit report, right. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को स्पेसिफाई करेगा या किसी अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर को स्पेसिफाई करेगा ताकि वो इंश्योर कर सके कि प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू द कंपनी हुए है कि नहीं. और सच बॉडी और अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर जो स्पेसिफाई किया गया है shall after the payment of damages such company or person, वो जो बॉडी स्पेसिफाई किया गया है वो फाइल करेगा एक रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट की सच डैमेजेस पे किए गए हैं. साथ ही साथ अगर ऑडिट ऑफ अ कंपनी एक ऑडिट फर्म होता है जहाँ पे पार्टनर या पार्टनर्स ऑफ एन ऑडिट फर्म एक्ट किया है एक फ्रॉडुलेंट मैनर में या फ्रॉड में या किसी भी चक्कर में, अगर लाइबिलिटी वेदर सिविल या क्रिमिनल है, उस एक्ट के लिए पार्टनर्स या पार्टनर्स लायबल होगी जॉइंटली एंड सेवरली. अगर क्रिमिनल लायबिलिटी की बात आती है इन केस ऑफ ऑडिट फर्म, अगर क्रिमिनल लायबिलिटी की बात आती है तो इन रेस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी अदर देन फाइन, फाइन तो लगेगा दोनों को, लेकिन अदर देन फाइन हुआ तो वही पार्टनर्स या पार्टनर्स जो एक्ट किए हैं इन द फ्रॉडुलेंट मैनर शैल बी और कोल्यूडेड इन एनी फ्रॉड शैल ओनली बी लायबल. तो क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में ऑडिट फर्म तो फाइन के लिए लायबल तो होगा, बट इन द अदर केस इट वुड बी ओनली दोज कंसर्न पार्टनर और पार्टनर्स हु शैल बी लायबल एंड नॉट जॉइंटली एंड सेवरली. तो सिविल लायबिलिटी हुआ तो जॉइंटली एंड सेवरली होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी होगा तो फाइन तो जॉइंटली एंड सेवरली होगा, बट अदर दैन दैट इट वुड बी ओनली दोज कंसर्न पार्टनर और पार्टनर्स who will be liable. So I hope it is clear. This is all about your section number 147. कंपनी के लिए 25,000 5 लाख, ऑफिसर के लिए 10,000 1 लाख एंड ऑडिटर के लिए 25,000 5 लाख या 4 times, विलफुली है तो 50,000 25 लाख और 8 times the remuneration of auditor whichever is less. So this is all about punishment for non-compliance under section number 147. Now we will discuss about joint audit, right. So what is joint audit? Here it is written that the practice of appointing chartered accountants as joint auditors is quite widespread in big companies and corporations. यहाँ पे joint audit होता क्या है, ये एक pooling of together of resources and expertise है of more than one firm of auditors to render an expert job in a given time period which may be difficult to accomplish acting individually, right. So it is basically pooling together होता है of resources and expertise of more than one firm of auditor. ठीक है, एक से ज़्यादा फर्म्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज पूल होते हैं और वो रेंडर करते हैं एक एक्सपर्ट जॉब इन अ गिवन टाइम पीरियड विच मे बी डिफ़िकल्ट टू अकम्प्लिश एक्टिंग इंडिविजुअली. ये एसेंशियली इन्वॉल्व करता है शेयरिंग ऑफ टोटल वर्क जो इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट एडवांटेज. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, शेयरिंग से एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, फिर लोअर वर्कलोड, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क एंड अ सेंस ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन टूवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर ऑफन ओबिएटेड. इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज द वर्क कैन बी वाइड स्प्रेड. वर्क कैसे वाइड स्प्रेड होगा? क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स विच आर इन अ जो बेटर पोजिशन पे है, जो डील करते हैं विद द डिटेल्ड वर्क एंड द लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, राइट. सो एडवांटेजेस क्या होंगे? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स अ बेटर परफॉर्मेंस, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस,
Displacement of auditor of a company takeover. In a takeover often obviated in respect of multinational companies, the work can be widespread using the expertise of local firms which are in a better position to deal with the detailed work and the local laws and regulations. Improved service to the client as well. Now, what are the disadvantages of joint audit? The fees being shared, major disadvantage. Psychological problems where firms of different standing are associated in a joint audit. General superiority complex का भी प्रॉब्लम होता है of some auditors. Coordination का problem of coordination of work of common concern being neglected. Uncertainty about the liability for the work done. So what are the disadvantages? The fees being shared, the psychological problems where firms of different standing are associated in the joint audit, general superiority complexes of some auditors, problem of coordination of work, areas of work of common areas being neglected, uncertainty about the liability for the work done. अभी ऐसे 200 में कुछ special considerations बताए गए हैं while carrying out the audit. So what are the special considerations in carrying out audit by joint auditors? पहले तो engagement partner और key members of the engagement team को from each of the joint auditors should be involved in the planning the audit. फिर joint auditors को jointly establish करना चाहिए an overall audit strategy which sets the STD of the audit and also guides the development of the audit plan. सो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट जॉइंट ऑडिटर्स को डिस्कस और डेवलप करना चाहिए एक जॉइंट ऑडिट प्लान. तो जब वो जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप कर रहे हैं ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए? ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने चाहिए डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज. असर्टेन करने चाहिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट. कंसिडर एंड कम्युनिकेट करना चाहिए ऑल जॉइंट ऑडिटर्स को द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट. डायरेक्ट करने चाहिए द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स. कंसिडर करने चाहिए द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी engagement activities or similar engagements performed earlier. असर्टेन करना चाहिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज जो नेसेसरी है टू अकम्प्लिश द एंगेजमेंट. साथ ही साथ जॉइंट ऑडिटर्स को कंसिडर और असेस करना चाहिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू अदर जॉइंट ऑडिटर्स. जॉइंट ऑडिटर्स को डिस्कस और डॉक्यूमेंट करना चाहिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म. साथ ही साथ उनको वर्क अलोकेशन को डॉक्यूमेंट करना चाहिए दैट शुड बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू द TCWG. सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल कंसिडरेशंस जो जॉइंट ऑडिटर्स को कंसिडर करना चाहिए जब वो ऑडिट कैरी आउट कर रहे हैं. अगेन रिवाइजिंग एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स इन्वॉल्व होना चाहिए जब ऑडिट का प्लानिंग हो रहा है. जो दोनों जॉइंटली एस्टैब्लिश करने चाहिए ऑडिट स्ट्रैटेजी को और वो जो डेवलप गाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान जो तब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट जब जॉइंट ऑडिटर्स डेवलप करते हैं ऑडिट प्लान को तो उनको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए. आइडेंटिफाइंग डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज. असर्टेन करना द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट. कंसिडर एंड कम्युनिकेट करना अमॉन्ग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट. डायरेक्ट करना द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स. कंसिडर करना द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज एंड सिमिलर एंगेजमेंट performed earlier. Ascertain करना nature timing extent of resources necessary to accomplish the engagement. What are the other consideration? Consider and assess the risk of material misstatement and communicate to the other joint auditors. Should discuss and document क्या the nature timing extent of audit procedures for common and specific allotted areas of audit to be performed. Work allocation document को साइन करना चाहिए बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स और कम्युनिकेट करना चाहिए बाय TCWG. अभी जब in respect of audit work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the audit work allotted to such joint auditor plus including proper execution of audit procedures. ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल. लेकिन इन कुछ केसों में वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो केसेस क्या होंगे? द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड अमॉन्ग द ऑडिटर्स एंड इज कैरीड आउट बाय all the joint auditors. Decisions taken by all the joint auditors under audit planning in respect of common audit areas. Matters which are brought to the notice of joint auditors by any one of them and there is an agreement among the joint auditors on such matters. Examine करना the financial statements of entity that whether it complies with the requirements of the relevant statutes or not.
presentation and disclosure of financial statements as required by applicable financial reporting framework, ensure करना कि audit report comply कर रहा है with the requirement of relevant statutes, applicable SAs and other relevant pronouncements issued by ICAI. So I hope it is clear कि generally वो responsible होते हैं सिर्फ जो वर्क उनको अलॉट किया गया है और इंक्लूडिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, बट इन दिस पर्टिकुलर 5 to 6 केसेस में वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, राइट. Next, in case the joint auditor comes across matter which are relevant to the areas of responsibilities of other joint auditors and which deserve their attention, which require disclosure or discussion with the application of judgment by the other joint auditors, the said joint auditor shall communicate the same to all other joint auditors in writing. तो in writing में communicate करेंगे prior to the completion of the audit. joint auditors को requirement है कि वो issue करे एक common audit report, लेकिन अगर joint auditors are in disagreement with regard to the opinion or any other matter covered by the audit report, वो express कर सकते हैं opinion in a separate audit report. In such circumstances जो audit report issued किया गया होगा by the joint auditors एक shall make a reference to each other's audit report, right? So this is all about joint audit of branch office account. यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हर एक कंपनी होती है उसको प्रिपेयर और कीप करना पड़ता है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. क्या क्या प्रिपेयर और रखना पड़ता है? books of accounts, other relevant books and papers, financial statements of every financial year which gives a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch office or offices if any, right? तो branches के भी books of accounts उनको registered office में रखने पड़ते हैं और explain करने पड़ते हैं transactions जो affect करते हैं both the registered office and its branches. और ये जो books है वो रखे जाने चाहिए ऑन द अक्रूअल बेसिस अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट papers may be kept at any other place in India as board of directors may decide, and where such a decision take place the company shall. तो कंपनी को क्या करना चाहिए? 7 दिनों के अंदर फाइल करना चाहिए विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस एंड राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ द अदर प्लेस. तो बुक्स ऑफ पेपर्स अदर प्लेस भी रख सकते हो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है, लेकिन उस डिसीजन लेने के 7 दिन के अंदर कंपनी को फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को नोटिस इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस. नेक्स्ट, company may keep such books of accounts or other relevant papers in electronic mode in the manner prescribed. Where a company has branch office in India or outside India, it would be deemed to have comply provisions if proper books of accounts relating to the transactions affected at branch office are kept at that office, and क्या proper summarized returns periodically sent होने चाहिए by the branch office of the company at its registered office or such other place. तो अगर कंपनी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया है, उन्होंने प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं, वो डीम किया जाएगा अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनके ट्रांजैक्शंस है वो जो उनके ब्रांच ऑफिस को अफेक्ट करते हैं वो उनके ऑफिस में रखे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न्स पीरियडिकली सेंड किए जाने चाहिए बाय द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और सच अदर प्लेस. 143(8) बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर. अभी ऑडिट के बारे में देखते हैं कि जहाँ पे कंपनी है उसका ब्रांच ऑफिस भी है, तो अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस कौन ऑडिट करेगा? द अकाउंट्स ऑफ ऑफिस शैल बी ऑडिटेड ईदर बाय ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी का ऑडिटर ही ऑडिट करेगा या बाय एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, और वेयर ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया. अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस शैल बी ऑडिटेड बाय ईदर बाय द कंपनीज ऑडिटर या बाय एन अकाउंटेंट or by any other person duly qualified to act as an auditor of accounts of branch office in accordance with the laws of that particular country. तो ड्यूटीज़ एंड पावर्स जो कंपनी के होते हैं विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर शैल ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब. ब्रांच ऑडिटर जो होता है, अगर ब्रांच का ऑडिटर अलग है फ्रॉम द कंपनीज ऑडिटर
उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच जो उसने एग्जामिन किए हैं, और सेंड करना पड़ेगा टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल डील विद इट इन हिज रिपोर्ट इन अ सच मैनर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। सो ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, सबमिट करेगा रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर, एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में जो है रूल्स है वो एक्सटेंड करते हैं ब्रांच ऑडिटर को भी, टू द एक्सटेंड इट रिलेट टू द कंसर्न्ड ब्रांच ओनली। ऐसे 200 की बात करते हैं विच टॉक्स अबाउट यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। यहाँ पे क्या होता है कि जब when accounts of branch are audited by a person other than company's auditor, तो कंपनी ऑडिटर के अलावा अगर कोई और पर्सन ब्रांच के अकाउंट्स ऑडिट करता है तो there is a need of clear understanding of role of such auditor and company's auditor in relation to the audit of accounts of branch and the audit of the company as a whole। तो clear understanding होनी चाहिए दोनों ऑडिटर के बीच में related to the branch के accounts and the audit of the company as a whole। Also there is a great necessity for a proper rapport between these two audit for the purpose of an effective audit। ऐसे 300 in certain situation the statute governing the entity may confer a right, या तो प्रिंसिपल ऑडिटर विजिट कर सकता है कंपनी और एग्जामिन कर सकता है बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेड component if he thinks necessary to do so। अगर another auditor has been appointed for that particular component, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली be entitled to rely, वो सिर्फ rely कर सकता है upon the work of such auditor unless there are special circumstances to make it essential for him to visit the component, examine the books of accounts or other records of the said component। और साथ ही साथ अगर वो दूसरे ऑडिटर के काम पे रिलाई कर रहा है तो उसको प्रिंसिपल ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence that the work of other auditor is adequate। other auditor का work adequate होना चाहिए for principal auditors purposes in the context of specific assignment। तो उनको should perform procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence that the work of the other auditor is adequate for the principal auditor's purpose। नेक्स्ट, जब आप दूसरे ऑडिटर का काम या वर्क यूज़ कर रहे हो तो प्रिंसिपल ऑडिटर्स ऑर्डिनरली परफॉर्म करेंगे ये प्रोसीजर्स। पहले तो एडवाइस करेगा दूसरे ऑडिटर को ऑफ द यूज़ ऑफ दैट इज़ टू बी मेड ऑफ द अदर ऑडिटर्स वर्क, जो वो ऑडिट रिपोर्ट या जो काम करेगा उसका यूज़ क्या होगा वो एडवाइस करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को, और रिपोर्ट और मेक करेगा सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट। तो advise the other auditor of the use that is to be made of the other auditor's work and report and make sufficient arrangements for coordination of their efforts at the planning stage of the audit। The principal auditor would inform the other auditor of the matters also he will inform such as are requiring special consideration, procedures for identification of inter-component transactions that may require disclosure and the timetable for the completion of audit। तो ये सारी चीज़ें भी प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगा, क्या मैटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन और टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। दूसरा चीज़ एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को ऑफ द significant accounting, auditing and reporting requirements and obtain करेगा return representation to compliance with them, right? Yes, these are the two audit procedures। और साथ ही साथ लिखा गया प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस कर सकता है दूसरे ऑडिटर से द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड एंड द review of a written summary of other audit procedures and findings which may be in the form of a completed questionnaire or a checklist, right? तो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड है या रिव्यू ऑफ अ रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स, ये कैसे वो डिस्कस कर सकते हैं बाय अ completed questionnaire or checklist। The nature, timing, extent of procedures will depend on the circumstances of the engagement and the principal auditor's knowledge of principal competence of other auditors। The knowledge may have been enhanced from the review of the previous audit work of the other auditors। So this is all about audit of branch office accounts। Next we will discuss about some places where the auditor would be required to qualify the audit report। Yeah, so in case this is under the topic ये वाला,
AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जहाँ पे लिखा गया कि द फॉलोइंग पैराग्राफ डील्स विद द मैनर ऑफ क्वालिफिकेशन एंड द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर इफ एनी टू बी मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो जो मेंबर्स होते हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट इन 4 केसेस में। या तो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड है अंडर द शेड्यूल 3 एंड कंपनीज एक्ट, वो डिस्क्लोज्ड नहीं है। अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं किया गया है तो क्वालिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है और ये फैक्ट को डिस्क्लोज भी नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं किए तो ऑडिटर को क्वालिफाई करना पड़ सकता है। सो व्हाट आर द 4 केसेस? अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर शेड्यूल 3 एंड कंपनीज एक्ट हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, अक्रूवल बेसिस अकाउंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स FAA of going concern has not been followed, and the fact has not been disclosed in the financial statements. Proper disclosure regarding changing in accounting policies has not been made. तो जहाँ पे लेकिन in certain cases क्या होता है, where a company has been given a specific exemption regarding any of the matters stated above, अगर कंपनी exempt है ये चीज़ करने से, so specific exemption regarding any of the matters stated above दिया गया है, तो ये fact but the fact of such exception has not been adequately disclosed in the accounts, member क्या करेगा? Member should mention the fact of exemption in his audit report without necessarily making it a matter of audit qualification. तो disclose नहीं किया तो इसका मतलब वो ये नहीं कि वो audit report को qualify करेगा, वो mention करेगा the fact of exemption in the audit report. So when a company has been given a specific exemption regarding any of the matters stated above, but the fact of such exemption has not been adequately disclosed in accounts, the member should mention the fact of exemption in his audit report, which necessarily makes it a subject matter of audit qualification. In view of the above, the auditor will have to उनको consider करना पड़ेगा different circumstances whether audit report को qualify करना चाहिए या only disclosures को देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये तो हमने बात की जब कंपनीज गवर्न की जाती है अंडर द कंपनीज एक्ट, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी, if the companies are not governed by the Companies Act, and the member should examine the relevant statute and make suitable qualification in his audit report. In case adequate disclosures regarding accounting policies has not been made as per the statutory requirement. तो सिमिलरली मेंबर्स को क्या एग्जामिन करना चाहिए? फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जामिशन फॉलो किए गए हैं क्या जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फॉलो नहीं किए गए। इन अप्रोप्रिएट केसेस ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल लॉस और क्वालिफिकेशन इन हिज रिपोर्ट इज नेसेसरी। तो कंसिडर करना चाहिए नेसेसरी है कि नहीं क्वालिफिकेशन, राइट। अगर इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय एंटिटीज नॉट गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट, तो जो कंपनीज ने ये चीज़ें कंप्लाई नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा? In situation where the relevant statute does not require such disclosure to be made, members should make adequate disclosure in his audit report without necessarily making it a subject matter of audit qualification. So in making a qualification disclosure in the audit report, the auditor should consider materiality. Of course, materiality consider करना चाहिए of the relevant item. The auditor should not make qualification or disclosure in respect of items which in his judgment are not material. A disclosure that is not subject to the audit qualification should be made. तो जो audit qualification से subject नहीं है but disclosure ज़रूरी है तो वो भी होना चाहिए in audit report in a manner that is clear to the reader that the disclosure does not constitute an audit qualification. The paragraph containing auditor's opinion on true and fair use should not include a reference to the paragraph containing the aforesaid disclosures. तो इधर हमने क्या पढ़ा? जहाँ पे कंपनी को स्पेसिफिक एग्जाम्शन दिया है और वो स्पेसिफिक एग्जाम्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है तो ऑडिटर वो स्पेसिफिक एग्जाम्शन को डिस्क्लोज करेगा और क्वालिफाई नहीं करेगा रिपोर्ट, राइट। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कंपनीज गवर्न नहीं है बाय द कंपनीज एक्ट, ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए द रेलेवेंट स्टैट्यूट और सूटेबल क्वालिफिकेशन देना चाहिए अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं किए गए हैं एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। मेंबर्स को एग्जामिन करना चाहिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्शन और साथ ही साथ देखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल लॉज को ध्यान में रखे गए उसको रिपोर्ट को क्वालिफाई करने की ज़रूरत है क्या। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो ऑडिटर
non-compliance हुआ है in situations where the relevant statute does not require such disclosure, तो auditor adequate disclosure देगा without necessarily making it a subject matter of such qualification. In making that qualification, auditor consider करेगा materiality. auditor को qualification नहीं देना चाहिए अगर उसके judgment के हिसाब से वो not material है, ठीक है. A disclosure which is not subject matter of audit qualification shall be made in an audit report in a manner that is clear to the reader that the disclosure does not constitute an qualification. और जिस पैराग्राफ में आप ऑडिटर्स ओपिनियन का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो उस पैराग्राफ में आप इंक्लूड नहीं करोगे रेफरेंस ऑफ द पैराग्राफ कंटेनिंग द aforesaid disclosure. So this is all about the cases where members are required to qualify their audit report.